Boundary condition. Boundary condition of electromagnetic field vector at the boundary और इंटरफेस बिटवीन टू मीडिया. विद्युत चुंबकीय क्षेत्र सदिशों के किन्हीं दो माध्यमों के अंतरापृष्ठ पर परिसीमा प्रतिबंध. किन्हीं दो माध्यमों के अंतरापृष्ठ इंटरफेस पर जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपतित इंसिडेंट होती है तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फील्ड जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर है, या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी वेक्टर है, या फिर मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच वेक्टर है जिसे हम चुंबकन क्षेत्र भी कहते हैं. ये जो वेक्टर्स हैं ये कुछ बाउंड्री कंडीशन को फॉलो करते हैं जिन्हें हम मैक्सवेल के नियम से या मैक्सवेल के समीकरणों से हम ज्ञात कर सकते हैं. मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी वेक्टर के लिए बाउंड्री कंडीशन. गाउस के नियम से हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए कुल निर्गत चुंबकीय फ्लक्स का मान किसी बंद क्षेत्र से हमेशा ही शून्य के बराबर होता है या जीरो के इक्वल होता है. इस प्रकार हम कह सकते हैं मैथमेटिकली कि बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेशन इक्वल टू जीरो. और इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं बी वेक्टर डॉट एन केप टी एस. यहाँ एन केप जो है वो एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वल टू जीरो. इस प्रकार मैग्नेटिक फील्ड का जो क्षेत्र समाकलन है बंद सरफेस के लिए उसकी वैल्यू हमेशा ही जीरो के इक्वल होती है. यहाँ एन केप जो है वो जो एलिमेंट डी एस है उसका एरिया वेक्टर है और हमेशा ही ये सरफेस के परपेंडिकुलर होता है. किन्हीं दो माध्यमों के इंटरफेस को डायग्राम में दिखाया गया है. इस इंटरफेस पर एक हम पिल बॉक्स जो एक बेलनाकार सिलेंडर है उसे पिल बॉक्स कहते हैं की कल्पना करते हैं, जिसका आधा भाग एक मीडियम में है और शेष आधा भाग जो है वो दूसरे मीडियम में है. इस पिल बॉक्स की जो लंबाई या हाइट कहें वो h के इक्वल है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो a के इक्वल है, कैपिटल A के इक्वल है. क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पिल बॉक्स जो है वो के A के इक्वल है और इसकी जो हाइट है वो h के इक्वल है. इस पिल बॉक्स को तीन पृष्ठों S1, S2 और S3 से बना हुआ माना जा सकता है. S1 और S2 जो है वो सर्कुलर है जिनका क्रॉस सेक्शन एरिया A है और S3 जो है वो कार्व्ड सरफेस एरिया है. इस पिल बॉक्स से निर्गत कुल फ्लक्स को हम तीन भागों जो S1, S2 और S3 जो इसके भाग हैं उससे अलग अलग भागों से निकले हुए फ्लक्स के योग के बराबर मान सकते हैं. तो जिससे S1 भाग से निकलने वाला फ्लक्स जो होगा वो होगा इंटीग्रेशन एरिया के लिए B1 वेक्टर डॉट S1 ds प्लस S2 पार्ट के लिए B2 डॉट N2 ds प्लस S3 पार्ट के लिए B3 डॉट N3 ds. और ये टोटल फ्लक्स है इसलिए इक्वेशन 1 के अनुसार इसकी वैल्यू जो है वो जीरो के इक्वल होगी. यहाँ B1, B2 और B3 जो है पिल बॉक्स के सरफेस S1, S2 और S3 पर मैग्नेटिक फील्ड है. मीन्स B1 जो है वो है मैग्नेटिक फील्ड
at S1 surface of pillbox. सिमिलरली बाकी सब हो जाएंगे B2 की वैल्यू और B3 की वैल्यू। N1, N2 और N3 भी जो है वो सरफेस S1, S2 और S3 पर जो है वो यूनिट वेक्टर हैं। यूनिट वेक्टर N1 कैप इक्वल टू यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू S1 सरफेस। इसी प्रकार N2 कैप और N3 कैप जो है वो यूनिट वेक्टर हैं जो सरफेस S2 और S3 के परपेंडिकुलर हैं। यदि चुंबकीय क्षेत्र सभी स्थानों पर फाइनाइट है तो पिल बॉक्स की ऊंचाई नगण्य लेने पर अर्थात h टेंड्स टू 0 होने पर इक्वेशन 2 से B1 वेक्टर डॉट N1 कैप ds प्लस B2 वेक्टर डॉट N2 ds दोनों ही इंटीग्रेशन के लिए हैं, सरफेस इंटीग्रेशन के लिए। प्लस जो थर्ड टर्म है वो 0 के इक्वल होगी, क्योंकि जब उसकी हाइट जो है S3 सरफेस की 0 होगी तो उसका एरिया 0 हो जाएगा। इसलिए थर्ड टर्म जो है इक्वेशन नंबर 2 की वो 0 के इक्वल होगी, जिससे इक्वेशन 2 की जो है वो वैल्यू हमारे पास मिलेगी S1 और S2 के लिए सरफेस इंटीग्रेशन इक्वल टू 0। यदि N12 कैप यूनिट वेक्टर हो मीडियम 1 से मीडियम सेकंड की ओर, तो N1 कैप की जो वैल्यू होगी वो तो हो जाएगी माइनस N12 कैप के इक्वल, और N2 जो कैप यूनिट वेक्टर है, N2 जो यूनिट वेक्टर है उसकी वैल्यू हो जाएगी N12 कैप के इक्वल। तो इक्वेशन थर्ड से हम कह सकते हैं B1 वेक्टर डॉट N12 के माइनस के साथ ds प्लस B2 वेक्टर डॉट N12 ds S2 सरफेस के लिए इक्वल टू 0। इसको सोल्व करें तो हमारे पास वैल्यू मिलेगी माइनस B1 वेक्टर डॉट N12 कैप प्लस B2 वेक्टर डॉट N12 कैप इक्वल टू 0, और B1 वेक्टर डॉट N12 कैप माइनस इक्वल टू माइनस B2 वेक्टर डॉट N12 कैप, और B1 वेक्टर डॉट N12 कैप इक्वल टू B2 वेक्टर डॉट N12 कैप। B1 वेक्टर डॉट N12 कैप को हम B1N लिख सकते हैं। इसी प्रकार B2 वेक्टर डॉट N12 कैप को भी हम जो है वो B2N लिख सकते हैं। यहाँ B1N जो है वो मीडियम फर्स्ट में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका सरफेस पे इंटरफेस पे नॉर्मल कंपोनेंट है। इसी प्रकार सेकंड मीडियम में जो मैग्नेटिक फील्ड इंटरफेस पे है उसका नॉर्मल कंपोनेंट है, जिससे इसको सोल्व करने पर हमारे पास मिलेगा B1N इक्वल टू B2N।
इस प्रकार मैग्नेटिक फील्ड का इंटरफेस पर केवल नॉर्मल कंपोनेंट जो होता है वो दोनों मीडियम में इंटरफेस पर कंटिन्यूस होता है। बाउंड्री कंडीशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर का दो माध्यम के इंटरफेस पर परिसीमा प्रतिबंध ज्ञात करने के लिए हम मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन को काम में लेते हैं और मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन के अनुसार डेल क्रॉस ई वेक्टर इक्वल टू होता है माइनस डेल बी वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल टी। इक्वेशन फर्स्ट का सरफेस इंटीग्रल लेने पर सरफेस इंटीग्रेशन डेल क्रॉस ई वेक्टर डॉट एन केप ds इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन सरफेस के लिए डेल बी वेक्टर बाय डेल टी डॉट एन केप ds। यह इक्वेशन नंबर 2 है। यहाँ एन केप एक यूनिट वेक्टर है जो सरफेस एरिया ds के परपेंडिकुलर है। इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड इसके अंदर जो सरफेस इंटीग्रेशन है और जो टाइम के लिए डेरिवेटिव है वो दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं, तो हम इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। तो राइट हैंड साइड को हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन सरफेस के लिए डेल बी वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल टी डॉट एन केप ds इक्वल टू माइनस डेल बाय डेल टी इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट एन केप ds। यहाँ पर टाइम के लिए डेरिवेटिव और सरफेस के लिए जो इंटीग्रेशन है उनको इंटरचेंज कर दिया गया है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं। अब जो गाउस का लॉ है फॉर मैग्नेटिक फील्ड के लिए, उस लॉ के अनुसार बी वेक्टर डॉट एन केप ds सरफेस इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस के लिए हमेशा ही इसकी वैल्यू जो है वो 0 होती है। इसलिए राइट हैंड साइड जो इक्वेशन 2 की है उसकी वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। इसे इक्वेशन नंबर 3 कर रहे हैं। इस प्रकार फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड हमें जो फॉर्म मिलती है वो होती है सरफेस इंटीग्रेशन डेल क्रॉस ई वेक्टर डॉट एन केप ds इक्वल टू 0। यह इक्वेशन नंबर 4 है। कार्ल स्टोक्स थ्योरम से हम लोग जानते हैं कि डेल क्रॉस ई वेक्टर डॉट एन केप ds सरफेस इंटीग्रेशन के लिए इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है ई डॉट dl लाइन इंटीग्रेशन के लिए। इस प्रकार कार्ल स्टोक थ्योरम के अनुसार हम सरफेस इंटीग्रेशन को लाइन इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे इक्वेशन नंबर जो 4 है उसकी फॉर्म मिलेगी। तो इस लूप के लिए जो हम इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो इसको पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो a से लेकर b तक के लिए ई डॉट dl प्लस b से लेकर c तक ई डॉट dl प्लस c से लेकर d तक के लिए ई डॉट dl और प्लस d से लेकर a तक ई डॉट dl। और इस कंप्लीट लूप के लिए जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है वो 0 के इक्वल है। अब यदि हम जो रेक्टेंगुलर लूप है ABCD
उसकी चौड़ाई को यदि हम नेग्लिजिबल मान लें, दैट इज h टेंड्स टू 0 हो, इस सिचुएशन में लूप का जो एरिया है वो 0 के इक्वल होगा। और इसके साथ साथ सेकंड और फोर्थ टर्म है, ये इनकी वैल्यू भी 0 के इक्वल होगी, क्योंकि h टेंड्स टू 0 है। लेंथ 0 होने के कारण सेकंड और फोर्थ टर्म की जो वैल्यू है वो भी 0 के इक्वल होगी। तो जिससे हमारे पास जो ये इंटीग्रेशन की फॉर्म होगी वो इस प्रकार बन जाएगी, E डॉट dl a टू b प्लस c टू d इंटीग्रेशन के लिए E डॉट dl इक्वल टू 0। यदि AB लाइन के लॉन्ग जो मीडियम सेकंड है, इसमें यदि टेंजेंशियल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का 2t हो और इसी प्रकार CD के अलोंग जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो -E1t हो, E2t और -E1t जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो इंटर सरफेस है वहाँ पर मीडियम सेकंड और मीडियम फर्स्ट में टेंजेंशियल कंपोनेंट है। ये वैल्यू यदि हम इक्वेशन 5th में रख दें और इसको सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू मिलती है E2t इंटू AB लेंथ प्लस -E1t इंटू CD, क्योंकि AB इक्वल टू CD है, इक्वल टू लूप की लेंथ L के इक्वल है, और ये वैल्यू इक्वल टू 0 होने से इसको सोल्व करें तो E2t इक्वल टू मिलता है E1t। इस प्रकार दो मीडियम के इंटरफेस अंतरा पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, उसके टेंजेंशियल कंपोनेंट या स्पर्शीय घटक हमेशा ही कंटिन्यूस होते हैं, सतत होते हैं। यह बाउंड्री कंडीशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दो मीडियम के इंटरफेस पर।